जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई भी व्यक्ति भाषा का दुरुपयोग करके उनको बोला है, देखिएगा उसका पतन हो चुका है। क्या सूर्य है, शनि, मतलब सारे ग्रह अनुकूल हैं क्या? 99.99% उनके ग्रह अनुकूल। एक शब्द में बोलूं कि क्या 2029 में प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर रिपीट कर रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा शंका है। राहुल गांधी की अगर कुंडली जो पब्लिक डोमेन में जो उनकी बर्थ डेट है, सबके अनुसार क्या वो कभी प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, कभी नहीं। कांग्रेस दोबारा से राइज कर पाएगी? समय लगेगा। 2029 में बनेगी वो बीजेपी की, ये निश्चित है। ये निश्चित है, ये निश्चित है, कंफर्म लॉक कर दिया जाए। कर दिया जाए इसको और मार्केट में दे दिया जाए लोगों को। आज के समय में भारत की राजनीति हो या फिर विश्व पटल पर उथल पुथल, काफी कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन इस पर ग्रह नक्षत्र और सितारे क्या कहते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक खास शख्सियत जो जानकारी देंगे कि किस तरह से आज के समय में ग्रह नक्षत्र प्रभावित कर रहे हैं, जो कि भारत की मिट्टी से निकले अब अमेरिका की धरती पर सनातन का परचम लहरा रहे हैं। धर्मगुरु डॉक्टर संजय आर शास्त्री, ज्योतिष के सम्राट, वास्तु की ज्ञाता और हजारों जिंदगियों के आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक। और इतना ही नहीं, एस्ट्रो साइंस आईएनसी के सीईओ हैं, सनातन धर्म मंदिर यूएसए के संस्थापक हैं, और वो नाम जो सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि आपकी चेतना भी बदल देता है। तो क्लियर कट पॉडकास्ट में पहली बार आप एक ऐसी आवाज से जुड़ने जा रहे हैं जो विधि, वेद और विज्ञान तीनों को जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर संजय शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देखिए, लोग यही जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जी किस तरह से मानव जीवन को प्रभावित करती है? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और ज्योतिष ऐसे भी कहा जाता है कि जो हमारे रोम के थ्रू भी हमारे बॉडी में जो नेचर से जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, जा रहा है, वो भी एक प्लैनेट का ही असर है। तो ज्योतिष का जहाँ तक प्रभाव है कि मानव जीवन पर क्या प्रभाव है, तो मैं कहूँगा कि मानव जीवन पे ही नहीं, इस प्रकृति और इस नेचर में हर जगह उस ज्योतिष का प्रभाव है, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। और हमारा बॉडी भी ऐसे भी देखा जाए तो 5 तत्वों से मिला है, और 5 तत्व प्रकृति है, नेचर है। और नेचर में जो भी चेंजेस होता है, जैसे उदाहरण में आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले कोरोना था। कोरोना को किसी ने नहीं जाके ट्रोल करते हुए किसी के पास नहीं गया, लेकिन जैसे ही नेचर में खुले, नेचर में अगर हम बिना मास्क लगाए जाते थे और मुझे कोरोना का असर हो जाता था। इसका मतलब नेचर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी को अफेक्ट करती है या प्रभावित करती है। ठीक उसी तरह प्लैनेट के कुछ रेज हैं जो हमारे इस नेचर में ऑलवेज रन कर रहे हैं, जिसको हम लोग ज्योतिष गणना के अनुसार बोलते हैं डिग्री, कितने डिग्री में कौन से प्लैनेट कहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी हम लोग इस जगह पे बैठे हैं, यहाँ पर भी हर प्लैनेट कुछ डिग्री में है। जैसे सोचिए कि हमारे बॉडी को जुपिटर की या सन की या मार्स की या मरकरी, किसी भी प्लैनेट की कितना रेज चाहिए। जैसे सन है, हमारे को पितृकारक हैं, नेम फेम देने वाले हैं, यश मान प्रतिष्ठा देने वाले हैं। लाइफ में आप ऐसे भी लोगों को देखेंगे, सन की अगर डिग्री कम हो जाए, सूर्य की डिग्री कम हो जाए, तो आप देखिएगा मेहनत तो बहुत करेगा लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है। और कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता लेकिन उसको अचानक सफलता मिलती है। कारण क्या है? कोई थर्ड पावर है। और वो जो डिग्री है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो जिस समय हमारा जन्म होता है उस जगह पर कौन से प्लैनेट का कितना डिग्री का असर पड़ता है वही उस व्यक्ति के पूरे लाइफ में परिवर्तन करता है। इसलिए ज्योतिष अगर समझें तो हमारे जीवन में कर्मों की या भाग्य की दिशा और दशा दोनों बदल देती है। इसलिए एक बात और जानना चाहूंगी। हाँ। ये आपने सूर्य का जिक्र किया, हाँ लेकिन कुछ ग्रहों से लोग डर जाते नाम सुनते ही। जी, शनि, राहु, केतु, जी, इनका असल में कितना प्रभाव होता है? शनि तो मैं तो कहूंगा कि शनि तो राजयोग कारक है। कारण क्या था? ए लिटिल नॉलेज ए डेंजरस थिंग्स। जब थोड़ी जानकारी हो तो अधूरी जानकारी खतरनाक हो सकती है।
तो शनि से ही कुंडली में एक आता है राजयोग कारक। राजयोग व्यक्ति जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और लोग हैं, शनि के कारण ही कहीं ना कहीं वो स्थान पर हैं उस जगह पर। तो आप ये मान के चलिए कि शनि एक ऐसे प्लैनेट है जो हमारे जीवन में राजा बनाने वाले, पश्चिमी मुल्क, व्यक्ति, भाषा, कारोबार, वेस्ट कंट्री में जाना, रहना, कारोबार करना, इस सब पर अगर सपोर्ट कोई प्लैनेट करता है वो है शनि। तो शनि को आप ऐसे इस तरह से कहा जा सकता है। तो ज्योतिष गणना के अनुसार 4 ग्रह शुभ ग्रह माने गए हैं और 5 ग्रह पापक ग्रह माने गए हैं, जिसमें पापक ग्रह में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये 5 ग्रह पापक ग्रह हैं। पापक ग्रह होने के मतलब इसका मतलब ही नहीं कि केवल वो नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, जिससे जो समाज में डराया जाता है कि आपके ऊपर शनि आ गया, आपके ऊपर राहु आ गया, ऐसा नहीं है। वही डिग्री वाली बात आ गई कि कितने डिग्री में हमारे कुंडली पे उनका प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे सोचिए, आज मुझे 2 रोटी का भूख है और मुझे सिर्फ खाने को 1 रोटी मिल रहा है और एवरीडे मुझे वही मिल रहा है, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि बॉडी हमारी कहीं ना कहीं उस कमी को पूरा करने के लिए जो ऑर्गन है कहीं ना कहीं खराब होने लगेंगे, क्योंकि भूख को तो पूरा करना है। तो डिग्री जो है अगर कम रहा तो बार बार उसको चाहेगा कि प्रोड्यूस करे, मिले, लेकिन वो नहीं होगा तो क्या होगा? भाग्य में परिवर्तन आएगा, बॉडी में परिवर्तन आएगा। इसलिए अगर शनि की बात करें तो शनि पश्चिमी, व्यक्ति, भाषा, कारोबार, सब पर सपोर्ट करते हैं। राहु की अब बात करते हैं। राहु एक ऐसे प्लैनेट है जो चेंजेस, पॉजिटिव, जब भी लाइफ में आप कोई अच्छा डिसीजन लेते हैं वो क्विक टाइम जो होगा, मैं समझता हूं वो राहु का है। क्योंकि आपके लाइफ में कुछ अच्छा परिवर्तन लेने के, चाहे जगह का परिवर्तन हो, आपके काम का परिवर्तन हो, व्यवसाय का परिवर्तन हो, आपके भाषा का, लैंग्वेज का परिवर्तन हो, किसी चीज का अगर आप चेंजेस करते हैं उसका कारक राहु माना गया है। जब अब बताइए, अब राहु को लोग कहेगा, लेकिन उसका नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि हर व्यक्ति के 2 पक्ष हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक बुरा है, एक अच्छा है। तो प्लैनेट के भी 2 नेचर हैं, प्रत्येक व्यक्ति अंदर नेचर है, तो उसी तरह प्लैनेट के भी कुछ नेचर हैं। और वो नेचर क्या है? जैसे राहु का, जैसे मैंने कहा कि जब भी चेंजेस आए पॉजिटिव राहु है, लेकिन नेगेटिव, चोट, चपेट, एक्सीडेंट, ये सब उनका नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट कब असर डालता है? नेगेटिव पॉइंट तभी असर डालता है जब मेरी, जैसे मैंने कहा था, वो फिर वही बात आ गई, डिग्री। इसलिए वो टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जब कुंडली को उठाया जाता है तो उस चीज़ों को उठाया जाता है, क्योंकि वो जो अक्षांश रेखांश है उसके आधार पर उनकी डिग्री उठाई जाती है। तभी तो हम डिसीजन ले सकते हैं कि कितने डिग्री में राहु था और इस व्यक्ति को कितने डिग्री चाहिए, क्योंकि डिग्री में कमी आएगी तो परिवर्तन करेगा। तो उसका नेगेटिव, जब डिग्री कम हो जाती है तो उसका नेगेटिव पॉइंट का असर होता है, और डिग्री अगर पूरी है तो उसके पॉजिटिव पॉइंट का असर होता है। अब ये कैसे समझेंगे कि डिग्री? यस, तो यही चीज तो ज्योतिषी, जो सही माने में एस्ट्रोलॉजर हैं, उनका यही काम है। अगर वो एस्ट्रोलॉजी तो एक तरीके से देखें तो साइंस है, परफेक्ट साइंस है, बस उसको समझाने वाला आज की इस सभ्यता में लोग इसको एक तरीके से इतना बड़ा व्यवसाय बना रखे हैं, जिसके कारण सही चीज़ें लोगों को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और लोग क्या रहे, देखिए 2 चीज़ें होती है, एक विश्वास और एक अंधविश्वास। तो समाज में क्या चल रहा है, विश्वास तो होना चाहिए लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन किया शनि राहु केतु, मीन्स वो कहीं ना कहीं ऐसा डर है कि अंधविश्वास की तरफ ले जा रहा है, राइट? तो साइंस इतना, ज्योतिष से कितना परफेक्ट साइंस है, अगर सही माने में समझाने वाला हो, बताने वाला हो, तो निश्चित रूप से जो फलादेश करेगा, जो आपके बारे में प्रेडिक्ट करेगा या बताएगा, भविष्यवाणी करेगा, निश्चित रूप से वो परफेक्ट होगा। और उसी के लिए वो व्यक्ति का, उस जिस पर्सन की हम लोग बात करें, तो टाइम चाहिए, डेट चाहिए, प्लेस चाहिए, ताकि वो अक्षांश रेखांश को उठा करके और मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसको करके और फिर बताया जा सकता है कि कैसे डिग्री का पता चलता है। एक नाम आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली का अगर हम जिक्र करें, जो पब्लिक डोमेन में उनकी जन्म राशि और जगह स्थान जो दिया हुआ है, उसके आधार पर क्या सूर्य, शनि, मतलब सारे ग्रह अनुकूल हैं क्या? 99.99% उनके ग्रह अनुकूल है। मैंने उनके कुंडली के बारे में देखा, अगर 17 सितंबर 1950 का बर्थ है उनका, 12:09 का समथिंग का टाइम है, गुजरात का बर्थ है, सबको पता है, वडनगर, हाँ, है कि नहीं? और उनमें एक विशेष है, क्योंकि मैं अपने
कभी मैं उनके बारे में एक आज से 3-4 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। उसमें मैंने बोला हुआ है कि उनके कुंडली जब मैंने देखा और रिसर्च किया तो पता चला कि जितने भी योग होते हैं कुंडली में ज्योतिष शास्त्र के अंदर लगभग 480 के आसपास योग हैं, और उसमें से आप ये मान के चलिए, मैं कहूँगा कि 100 के 100 योग तो उनके कुंडली में पॉजिटिव है, जिसको आप हंस योग कह सकते हैं, गजकेसरी योग कह सकते हैं, राज योग कह सकते हैं, बुधादित्य योग कह सकते हैं। जितने भी योग आप कहेंगे वो सब उनके कुंडली में दिखता है। इसलिए उस व्यक्ति को देखिए कहाँ से संघर्ष करके कहाँ तक पहुंच जाते हैं, उस चीज को देखिए आप। ये शनि का प्रभाव है। ये शनि का प्रभाव है। शनि, क्योंकि उनका नंबर 8 बनता है, और नंबर 8 जो है शनि का है। शनि का है क्योंकि नंबर भी तो 8 है, नंबरोलॉजी में अगर देखें तो उनका नंबर 8 है और शनि का प्रभाव है, साथ में सूर्य। और एक और चीज है, जब सूर्य उनका इतना स्ट्रांग है, इतना अच्छा है कि उसके कारण उनको फेम मिलता है। मतलब कोई भी बात करे तो लगता है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है। और देखिए 2 चीज होता है, एक होता है बोलना, एक होता है बकबकाना। बोलना तो बोलने का अर्थ है कि सामने वाला जो सुन रहा हो वो बोलना है, मतलब आप बोल रहे हैं, और आप बोल रहे हैं और सामने वाले को कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो तो मतलब आप कुछ भी कह रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जब बोलते हैं तो उनको लोग सुनता है। ऐसा क्या हो सकता है, कोरोना के समय एक व्यक्ति इतनी बड़ी शब्दों में इतनी बड़ी जादू है कि लोगों को रात को थाली पिटवा सकते हैं, चम्मच से थाली पिटवा सकते हैं, दिया निकलवा सकते हैं। आप क्या समझते हैं इस बात को? कुछ तो प्रभाव है, और उसको मैं कहूंगा सूर्य और शनि का। और सूर्य शनि ज्योतिष गणना के अनुसार पिता और पुत्र है, तो स्वाभाविक दोनों अपने आप में बड़े प्रभावशाली हैं। तो सूर्य जो है फेम देता है, नेम एंड फेम, और शनि जो देता है हमारे को राजयोग कारक बनाता है। तो दोनों चीजें उनके कुंडली में। एक और चीज अगर मैं बात करूं तो केंद्र में बृहस्पति है, लिखा गया है किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे जस केंद्रे बृहस्पति। बृहस्पति केंद्र में आ जाए तो 9 प्लैनेट में 8 प्लैनेट यानी कि 8 ग्रह नेगेटिव एक तरफ खड़े हो जाए एक साथ, और एक बृहस्पति केंद्र में हो तो शेर की तरह उन सभी प्लैनेट को परास्त करके और राजा बन सकता है। तो आप पीछे देखिएगा इंडिया अलायंस, क्या क्या उनके अगेंस्ट में चीजें बनी, भारत की लगभग सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई और फिर सब एक तरफ खड़े हुए। मैं उसी प्लैनेट की, मैं अगर उससे कंपेयर करके देखूं तो आप शायद आपको पता है, आप लोग तो मीडिया में रहे हैं, आप लोगों को सब पता होगा, सब लोग एक तरफ हैं, एक अकेला व्यक्ति युद्ध की तरफ निकल जाता है और देखिए वहां से भी जीत के आते हैं वो। तो उनके कुंडली में ऐसे योग हैं जिनको मैं जितना भी बोलूं वो शब्द कम है। और योग की व्याख्यान करूं, अलायंस का आपने जिक्र किया, अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव था बड़ा उलटफेर देखने को मिला जी। ये क्या हो गया अचानक से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते जिनका जादू चल रहा है, हर एक स्टेट में उनके नाम पर जीत हो रही है, तो अभी अलायंस क्या एक विपरीत चुनौती उनके लिए बड़ी चुनौती बनकर आया है? एक क्वेश्चन ज्योतिष से है या राजनीति से है? नहीं, ये ज्योतिष से ही है कि ग्रहों का उनकी जीवन पे क्या कोई ऐसा प्रभाव रहा है 2024 में? निश्चित रूप से 2-3 बातें होती हैं। जितने भी अलायंस बनी हैं उसमें आप देखिएगा, जब भाषा का जब कंट्रोल नहीं रहता है व्यक्ति के ऊपर तो सब कुछ खत्म हो जाता है। और भाषा का कंट्रोल करने वाला प्लैनेट बुध है, मरकरी, राइट। और जितने भी अलायंस पार्टी में थे, जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई भी व्यक्ति भाषा का दुरुपयोग करके उनको बोला है, देखिएगा उसका पतन हो चुका है, वो कभी सफल नहीं हुआ। मतलब वो राजनीति में आया, सब कुछ प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ वो जो भी व्यक्ति है। ऐसा क्यों? यही समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके कुंडली में बुधादित्य योग है। प्रधानमंत्री मोदी के योग में बुधादित्य योग है। बुध और सूर्य एक साथ ऐसे योग में बैठे हुए हैं, तो बुध हमारे को बोलने की शक्ति, मेमोरी पावर, प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंस ऑफ टाइम, प्रेजेंट कैसे हमें इस टाइम को मैनेज करना चाहिए, वो सारे गुण उनके अंदर है। और सूर्य फेम दे रहा है, तो जो भी उस समय वो बोलते हैं, तो जो अगेंस्ट में लोग बैठे हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका बुध का प्रभाव इतना उनके ऊपर असर पड़ जाता है, उनको समझ नहीं आता कि इस चीज के लिए बोलना क्या है, और बोलते बोलते कुछ ऐसे अपशब्द बोल जाते हैं जिसका बेनिफिट उनको मिल जाता है, बेनिफिट प्रधानमंत्री को मिल जाता है। तो अलायंस में सबसे बड़ी कमी ये है कि उन लोगों ने अपना स्ट्रेटजी बोलने के प्लान नहीं किया। अगर उन लोग बोलने का प्लान करें, कुछ अपने स्ट्रेटजी में बदलाव करें, तब शायद वो लोग
सफल होंगे। तब अब आगे की बातें तो बात करेंगे आपके क्वेश्चन के अनुकूल, लेकिन अलायंस अभी तक उनके दूर दूर तक नहीं है, अच्छा, दूर दूर तक नहीं है। ये अलायंस लंबा टिक पाएगा? नहीं, नहीं टिक पाएगा। मुश्किल है। बहुत बड़ा आप वक्तव्य है। हाँ, बहुत बड़ा मेरा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। फिर भी कब तक टिक पाएगा ये अलायंस? अभी तो आएंगे लोग फाइट में, जहां तक आएंगे। अगर हाँ अगर मैं अगर इस अगर आप मान रहे इस बार फाइट दी थी। अच्छा, उनके अनुसार कि चौथी बार अब तो नहीं आने वाले और शायद इस बार कार्यकाल पूरा कर पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। कार्यकाल पूरा करके चौथी बार आ पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र? हाँ, ये देखिए अभी तक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन और रहस्यमय क्वेश्चन है, और हर व्यक्ति जानना चाहता है इस बात को। हाँ, क्योंकि 2028 में प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली में दशा का परिवर्तन आ रहा है। दशा का मतलब 3-4 चीज़ें होती हैं कुंडली में। एक होता है प्लैनेट, ग्रह होते हैं, और एक होता है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा। तो जो महादशा का जो परिवर्तन आ रहा है उनके कुंडली में, वो 2028 में जो मेरी रीडिंग है उनके बारे में, राहु की दशा आ रही है। राहु की दशा आ रही है। राहु की दशा आ रही है, और राहु की डिग्री अगर मैं कहूँ तो वहाँ पर एक ग्रहण योग बन जाता है उनके कुंडली में 2028 में। तो उस स्थिति में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर मतलब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि एक ऐसी जितने भी स्ट्रेटजी होंगे उसको बनाने वाले वही हैं। अच्छा, वही होंगे। थर्ड कोई व्यक्ति नहीं है, वही व्यक्ति हैं। और अगर एक शब्द में बोलूं कि क्या 2029 में प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर रिपीट कर रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा शंका है। क्योंकि राहु का परिवर्तन कुछ तो गड़बड़ करेगा। तो कारण क्या होगा? हेल्थ। फेम नहीं होगा। कारण पब्लिक का सपोर्ट नहीं होगा। उनका खुद का स्वयं का हेल्थ होगा। हेल्थ इशू होंगे, जिसके कारण खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहेंगे कि नहीं, मुझे इसको आगे नहीं ले चलना होगा, नहीं ले चलेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट 2029 में बनेगी वो बीजेपी की होगी, ये निश्चित है। ये निश्चित है, कन्फर्म है। लॉक कर दिया जाए इसको, और मार्केट में दे दिया जाए लोगों तक। अच्छा, 100% मार्केट में। बिल्कुल लेकिन गवर्नमेंट बीजेपी की ही होगी, वो चेंज नहीं होगा। अब अलायंस देख रहा है आप? हाँ, बिल्कुल देख रहा है, और अलायंस के साथ मुझे भी बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो अगर प्लैनेट के दृष्टि से मैं बात करूं तो देख ही रहा हूं। मैं अभी अमेरिका में भी था, तो वहाँ पर मंदिरों में हजारों लोग होते हैं। तो क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं, आप जब संस्था से जुड़े होते हैं तो लोग मिलते ही आपसे। तो हर में जो पॉलिटिशियन है उनको इंटरेस्ट रहता है कि यहाँ पे आ जाओ तो शायद वोट हो जाएगा। तो लास्ट टाइम जब ये इलेक्शन था उस समय बहुत लोगों ने चर्चा किया मुझसे कि क्या लगता है आपको ट्रम्प आएंगे? मैंने बोला 1000% आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्या कारण है बताइए। क्योंकि कुछ चीज़ें ट्रम्प के कुंडली में भी बहुत अच्छी है। अच्छा। और उनका आने का कारण है ट्रम्प का, क्योंकि देखिए 2 चीज़ें होती है। एक व्यक्ति होता है राजनीतिक, तो जो पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं ना, उनका 2 फेस होता है। वो पब्लिक डोमेन पर कुछ और होते हैं। जो ये हैं, ये बिजनेसमैन है ट्रम्प। बिजनेसमैन पॉलिटिक्स तो नहीं हो सकता, पॉलिटिशियन कैसे होगा? और पॉलिटिशियन का अर्थ होता है कि आपसे क्या बात करनी है उसी समय उसको निर्णय करना आता है। तो उसके कारण जो लास्ट टाइम हटे हैं कोरोना के कारण, जो कोरोना में उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ स्टेटमेंट दे दिए जो पब्लिक को समझ नहीं आई। अगर राजनीतिक व्यक्ति होता तो हो सकता था कि वो संभल के बोलते, और जिसके कारण फिर उस समय रिपीट करते। ऐसा नहीं था। लेकिन वही बुध का पोजीशन उनके कुंडली में, शुक्र का पोजीशन कमजोर है। तो शुक्र और बुध जब कमजोर हो जाए तो ऐसे ऐसे आपके स्टेटमेंट आते हैं जिसके कारण आपसे पब्लिक अगेंस्ट हो जाती है। लेकिन लोगों को बाद में लगा, इकोनॉमिकल इतना इफेक्ट पड़ा बाद में कि लोगों को लगा नहीं, ट्रम्प को अब आना चाहिए। और ट्रम्प जब मेरे पास लोग आए तो मैंने लोगों को बोला कि निश्चित आएंगे, आप देखिएगा। और ट्रम्प आए, और वो अभी रहेंगे हर तरीके से। अभी वो यूएस के लिए हमारे को लगता है इस समय कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम लोग कभी, अब आप जब आगे बात करेंगे तो उस पर मैं चर्चा करूंगा। कुछ चीज़ें हैं जिसमें बदलाव जरूरी है। लेकिन इसी तरह जैसे मैंने समझाया था कि ट्रम्प का आना, मेरा उस पर भविष्यवाणी था कि वो आएंगे, और वो आए।
आप अमेरिका में काफी लंबे समय से हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अमेरिका की भी राजनीति समझ रहे हैं, भारत की भी जी राजनीति जी समझ जी रहे हैं। बिल्कुल। तो अमेरिका में भारत के लिए क्या सोच है, ट्रम्प क्या सोच रख रहे हैं इस वक्त? हाँ, ये बहुत बढ़िया। 2014 के बाद भारत का जो परचम है, मुझे याद है मैं 2007 से बाहर हूँ, अमेरिका में हूँ। जब फर्स्ट टाइम मैं अमेरिका में गया 2007 में, तो समझ ही नहीं था। पहले फर्स्ट टाइम मैं प्लेन में बैठा तो मुझे पता नहीं था कि प्लेन भी क्या है। जब वहाँ पहुँचा तो उस समय बहुत भारतीयों को एक ऐसे दृष्टि से देखा जाता था जैसे हमारी कोई अपनी पहचान है ही नहीं। अच्छा। लेकिन जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, अच्छा। तब से पता चला कि नहीं, भारत भी है, भारत भी है। इतनी बड़ी मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले भारत का मतलब ऐसा समझ में आता, जैसे प्राइम मिनिस्टर भी इस पर शायद एक बार बोले थे कि लोग पहले हमारे को सपेरा वाला देश समझते थे। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, उस समय के बाद भारत का एक पहचान दुनिया में बना है। क्योंकि लगभग ऑस्ट्रेलिया, लंदन, हांगकांग, चाइना, दुबई, हर जगह मैं गया हूँ। और वहाँ पर जब आप जाओ और आप तो वहाँ पे पता चलता है कि आपकी वैल्यू क्या है। तो अब ट्रम्प की बात अगर आप करते हैं कि उनका भारत के प्रति क्या व्यवहार है और क्या सोच रखते हैं, तो मैं कहूँगा पॉजिटिव सोच रखते हो, पॉजिटिव सोच रखते 100%। ये ट्रम्प और मोदी की जो मित्रता है, ज्योतिषीय रूप से कितना मेल खाती है? हाँ, ये दोनों एक तरीके से, प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात से हैं और गुजरात के नेचर में ही व्यापार है। हाँ। और ट्रम्प के नेचर में व्यापार है। व्यापार तो है ही, व्यापारी तो है ही, वो स्वाभाविक है। तो दोनों के नेचर में व्यापार है और इसके कारण दोनों की ट्यूनिंग अच्छी मिलती है। तभी तो एक बार ट्रम्प का हाउडी मोदी का जब प्रोग्राम था, हम लोग वहीं पे थे उस समय, हम लोग उसको कराने में साथ में थे। मैं पूरे परिवार के साथ था वहाँ। उस प्रोग्राम के लिए हम लोग लगभग 6 घंटे की फ्लाइट लेके मैं वहाँ गया था स्पेशली। तो आप देखिएगा, उसके बाद ट्रम्प का एक मैसेज था कि नेगोशिएबल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, जितना सुंदर वो कर सकते हैं उतना अभी तक मैंने किसी को नहीं देगा। मीन्स दोनों बिजनेसमैन हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको भी अपना प्रभाव उनके ऊपर भी छोड़ रखे हैं। तो उनकी सोच अभी भी भारत के लिए ट्रम्प की बहुत अच्छी है। इसीलिए आपको क्या लगता है, ट्रम्प का दोबारा आना क्या भारतीयों ने सपोर्ट नहीं किया? सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि भारतीयों ने सपोर्ट किया है। भारतीयों ने ही सपोर्ट किया, जिसके कारण ट्रम्प अभी आया है। और ट्रम्प के आगे भी जो भारत के प्रति जो संबंध है वो निश्चित रूप से बेहतर है, उसमें हम लोगों को कोई शंका नहीं करना चाहिए। कुछ ये लोकल एजेंडा के अनुकूल जो काम कर रहे हैं उस पर हम लोग आगे सोचेंगे, लेकिन भारत के प्रति उनकी दृष्टि बहुत अच्छी है। मैं तो अच्छा बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो अच्छा कर रहे हैं। 2047 तक क्या जो भारत का विकसित राष्ट्र बनने का सपना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है, 2047 तक विकसित राष्ट्र बन पाएगा भारत? निश्चित बनेगा, अगर बीजेपी गवर्नमेंट कंटिन्यू रही तो। बीजेपी ही कर पाएगी? बीजेपी ही कर पाएगी। कारण बताता हूं आपको। आप सिंगापुर को देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर वहां पर 30 साल कंटिन्यू रहा और 30 साल में उसने दुनिया का सबसे अनकरप्टेड कंट्री बनाया। दुनिया का सबसे अनकरप्टेड कंट्री कोई है, वो सिंगापुर। एक छोटा सा देश है, मतलब जैसे हमारा दिल्ली स्टेट जो है, इतना ही बड़ा पूरा कंट्री है सिंगापुर। उसी तरह ऐसा कोई जो देश के लिए समर्पित हो। देखिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी राज्य के लिए आप ये मान के चलिए, अगर हम कंट्री फर्स्ट की बात करेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैंने अभी तक अनुभव किया है, 2014 के बाद जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी बात करते हैं वो बोलते हैं कि कंट्री फर्स्ट। ट्रम्प को देखिए, कंट्री फर्स्ट। मैं चाइना, देखिए मुझे नहीं फर्क पड़ता कि चाइना ने क्या कहा, क्या सुना, लेकिन उस व्यक्ति को देखिए, वो बोलता है कंट्री फर्स्ट। आप रशिया में चले जाइए, रशिया में जो इस समय पुतिन, उसका देखिए, वो बोलता है कि कंट्री फर्स्ट। आप नेशन फर्स्ट रखिए ना। आप ये क्यों सोचते हैं कि क्योंकि हम उसी देश में हैं, देश सुरक्षित है तब हम हैं।
जब हमारा देश सुरक्षित नहीं होगा, हमारा परिवार सुरक्षित नहीं होगा, अगर कोई बात ऐसा हो जाए, आपके पास ऐसा डिसीजन आ जाए कि पहले आपको परिवार देखना है या कुछ मित्रता देखनी है, तो आप किसको देखेंगे? पहले तो आप परिवार देखेंगे। तो राजा का अर्थ होता है वो पूरे देश का राजा है और वो देश की प्रजा उसका परिवार है। तो पहले वो परिवार को प्रोटेक्ट कर रहा है और कंट्री फर्स्ट की बात करता है। तो मैं सही बोलना चाहूँगा कि 2047 में जो आपने क्वेश्चन किया है, भारत विकसित होगा, इसमें कोई शंका नहीं करना चाहिए हम लोगों को। और मैं एक और स्टेटमेंट देना चाहूँगा। कुछ दिन पहले अभी देखिए युद्ध के हालात जो बने, मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम कपल्स पति पत्नी दोनों यहीं आए हुए थे और बच्चे वहीं थे। और घटना ऐसी हुई, जब युद्ध का हुआ तो लगा कहीं प्लेन बंद हो जाएगा तो हवाई जहाज या तो मुश्किल हो जाएगी, दोनों लोग यहाँ, तो मिसेज चली गई। लेकिन आप घटना देखिए, कुछ 2 दिन के बाद पता चला कि सब कुछ नॉर्मल है। आपने कभी सोचा? लोग गाली दे रहे हैं, चाहे कुछ बोलना चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐसा क्यों डिसीजन लिया। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया, क्योंकि हम लोग जहाँ सोचते हैं, जहाँ हम एंड करते हैं, वहाँ से वो शुरू करते हैं। ये तो मान के चलना चाहिए हम लोग को। उन्होंने शुरू किया, कारण क्या है? आप एक परमाणु जो एक उनका ड्रोन आ रहा था, उसको मारने के लिए उनका 1200 से 1500 डॉलर का एक ड्रोन का कीमत होगा और हमारा उसको मारने के लिए $1,00,000 की एक को मारने के लिए खर्चा था। आप विचार करिए कि अगर हमने 100 भी मारा तो कितना हमने अपना नुकसान किया है। तो वो कहाँ इफेक्ट करेगा? भारत की इकोनॉमी पे तक इफेक्ट करेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जब आपके पास पावर आ जाए और पैसा आ जाए तो आपको युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप समाज सरेंडर कर देता है। युद्ध मत करिए ना, आप अपने आप को पावरफुल बना लीजिए। पावर और पैसा 2 चीज़ चाहिए आपके पास, और भारत को इस समय पावर और पैसा दोनों की आवश्यकता है। तो मैं कहूँगा कि भारत को जो डिसीजन लिया गया है वो बहुत अच्छा था। और इसी दृष्टि से, अगर इस दृष्टि से भी मैं सोचूं, तो 2047 में भारत विकसित है, जो उनकी सोच है। ये क्या हो गया है 2020 कोरोना के बाद से? रूस यूक्रेन देख लीजिए, आपस में लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद ये इजराइल और फिलिस्तीन आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बना हुआ है। लगातार इस तरह से जो स्थिति बनी हुई है, तो ग्रहों की स्थिति क्या तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रही है? नेवर। तो ये अचानक से क्या हो गया 2020? हाँ, अर्थ, अगर ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से मैं बात करूं तो अर्थ का एक बैलेंस होना चाहिए। अर्थ पृथ्वी है, उसको एक बैलेंस करना होता है। कुछ समय बाद वो अपने बैलेंस करती है। पहले जो बैलेंस बनाती थी अपने आप को, जब भार पड़ता है किसी चीज़ का कहीं भी, तो उसको तो कहीं ना कहीं कुछ तो बैलेंस करेगा वो। तो पृथ्वी जो बैलेंस करती है, पहले जो करती थी बीमारियों के थ्रू, भूकंप आ गया, हैजा का प्रकोप हो गया, जैसे जैसे उसके मेडिसिन खोजे जाने लगे तो उसका असर कम हुआ, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर उस दृष्टि से मैं बात करूं तो अर्थ भी एक प्लैनेट है। जैसे मैंने कहा था, अर्थ भी एक प्लैनेट है। तो युद्ध का कारण ये नहीं है कि राजनीति बहुत बड़ी है, युद्ध का कारण अर्थ का बैलेंस है। और उसके लिए ज्योतिष गणना के अनुसार देखें तो ज्योतिष, जैसे 2020 के 19 से हम लोग देखें तो कोरोना शायद 19 में शुरू हुआ था। 20 में जाकर के लॉकडाउन, 19 मार्च में, 2019 के मार्च में, नवंबर से, 2019 के नवंबर से शुरू हुआ था और मार्च वगैरह में जाके लॉकडाउन 20 में हो गया था, बिल्कुल बंद हो गया था। उस समय निश्चित रूप से दशा में परिवर्तन हुआ। और उसके बाद जब भी नया वर्ष आया है, हम लोग जब ज्योतिष गणना के अनुकूल देखे हैं, तो किसी भी कंट्री के लिए वो अच्छा नहीं रहा है। और स्पेशली उस राजा के लिए, जिस कंट्री का वो राजा है, उसके लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। तो जो डिसीजन है कि वॉर करना है, युद्ध करना है, तो उस कारण जब अर्थ, ग्रहों का परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के कारण इसने ईगो भर गया है कि जिसके कारण युद्ध करना पड़ रहा है। लेकिन इसके कारण विश्व युद्ध नहीं होगा, ये निश्चित है, विश्व युद्ध नहीं होगा। ये अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक प्रश्न है कि क्या हाँ या ना विश्व युद्ध होगा या नहीं, तो मैं कहूँगा कि विश्व युद्ध नहीं होगा, एक कभी नहीं होगा।
अब वो समाज नहीं है जहां पर जाकर के विश्व युद्ध हो सके, क्योंकि अब वो ऐसी समाज खड़ी हो रही है, क्योंकि समय के अनुकूल लोगों की सोच में, लोगों के कार्यशैली में, हर चीज में परिवर्तन आ रहा है। लोग नहीं चाहते हैं कि युद्ध समाधान हो ही नहीं सकता। किसी भी चीज के लिए युद्ध समाधान नहीं है, किसी भी चीज के लिए क्रोध समाधान नहीं है। जो चीज आप प्रेम से कार्य को कर सकते हैं वो क्रोध से नहीं हो सकता। तो जो चीज आप विचार विमर्श करके कार्य को कर सकते हैं उसको आप युद्ध में परिवर्तन करके नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कभी भी, अगर प्लैनेट की दृष्टि से बात करें, तो विश्व युद्ध होगा। भारत, चीन, अमेरिका, रूस जैसे देशों के बीच टकराव की स्थिति लग रही है आने वाले वक्त में? नहीं नहीं। नहीं, ये भी अब आपको समझाते हैं। भारत और चीन के बीच में टकराव की कोई स्थिति, हाँ एक चीज है, अब युद्ध जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार से रिलेटेड होगा। वायलेंस नहीं होगा जिसको हम मार रहे हैं, मर रहे हैं दुनिया, ऐसा तो कभी नहीं होगा। ये कन्फर्म है, ये मान के चलिए। तो भारत और चीन का सिर्फ इसी बात का रहेगा कि हमें इकोनॉमिकल क्या इफेक्ट डाल सकते हैं। इस चीज का युद्ध अब पूरे दुनिया में एक जरूर होगा, क्योंकि इस पर लोग अब सोचने लगे हैं कि हमारा देश कैसे विकसित हो, ये सभी सोचने लगे हैं। और जब लोग सोचेंगे तो हर कोई अपनी रक्षा चाहेगा कि मेरा इकोनॉमिकल अच्छा हो, मेरा व्यापार देश का अच्छा हो, यहाँ पर फंड अच्छे आए, तो उसके लिए लोग काम करेंगे। तो इस चीज का असर जरूर पड़ेगा। तो अगर व्यापारिक दृष्टि से विश्व युद्ध देखें तो हो सकता है। चीन और भारत का कोल्ड वॉर टाइप का, जिसको अगर आप कोल्ड वॉर बोलते हैं, हाँ वो हो सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि उसमें हम किसी को मार रहे हैं, हथियार चला रहे हैं, ये सब चीजें संभव नो, ये संभव नहीं। एक नाम हमसे छूट रहा है। शुरुआत में हम बात कर रहे थे अलायंस की। अलायंस का जो सबसे चर्चित, सबसे बड़ा नाम रहे हैं राहुल गांधी। ठीक बात है। राहुल गांधी की अगर कुंडली जो पब्लिक डोमेन में जो उनकी बर्थ डेट है और इस सब के अनुसार, क्या वो कभी प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, कभी नहीं। ये भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मेरी, नहीं बनेंगे वो। आप देखिए, कारण है, दो चीजें होती हैं राजनीति में आने के लिए। आपको किसी भी काम के लिए निश्चित रूप से समर्पण और विश्वास, किसी भी चीज के लिए दो चीज बहुत जरूरी है। वो सही माने में राजनीति के प्रति समर्पित नहीं है। उसका कारण है उनके कुंडली में शुक्र बहुत कमजोर है, शुक्र का पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है, सूर्य का पोजीशन अच्छा नहीं है, बुध का पोजीशन अच्छा नहीं है। तो उनको बोलना क्या है समझ नहीं आता। फेम कैसे मिलेगा? जब भी देखिए जो भी वो काम करते हैं, मैं तो कहूंगा कि बीजेपी जीत ही इसीलिए रही है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वो बन जाते हैं। नहीं तो कांग्रेस तो भारत की एक सबसे बड़ी पार्टी रही है, आप सोच के देखिए। तो तीन प्लैनेट ऐसे उनके, सूर्य जो फेम नहीं दे रहा है, शुक्र जो बोलते हैं उनको बोलना क्या है समझ नहीं है, और जो बुध जो क्विक डिसीजन देने वाला है, अभी आपको क्या मैनेज करना है, वो उनका अस्त है। तो इसलिए तीनों बात जब देखें, और शनि तो उनके साथ है ही नहीं, तो राजयोग कारक बन ही नहीं सकते हो। तो राजयोग नहीं है, वो तो गांधी परिवार से इतने, दो तरीके का राजयोग है, एक हमारे जन्म से और एक हमारे कर्म से। राइट। एक माँ पत्थर फोड़ रही है कड़ाके के धूप में, उसी में उसके प्रेग्नेंट है और वहीं पर उसका बेबी जन्म ले लेता है, और वो बच्चा भी पत्थर फोड़ते फोड़ते अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। और एक बच्चा जन्म लेता है, उसको पता नहीं चलता है धूप का असर बॉडी पे क्या होता है। तो राहुल गांधी इस तरह के भाग्य बना के लाए हैं, कर्म का भाग्य बना के नहीं लाए हैं, जन्म का, प्रारब्ध का भाग्य है। उनके जीवन में प्रारब्ध का भाग्य है। जो निश्चित रूप से ऐसे परिवार में जन्म लिया है। नहीं तो देखा जाए तो उनको मैं तो कहूंगा कि वो बार बार उससे बाहर हटना चाहते हैं, उस राजनीति से। अच्छा। मुझे जितना उनके कुंडली रीड करके समझ में आता है, क्योंकि उनका मन कभी वहां टिकता ही नहीं है। उनको जबरदस्ती फ्रंट पेज पे खड़ा करा जाता है, फ्रंट फेस में ला करके कि आप बस खड़े रहिए, बाकी हम लोग देख लेंगे।
तो राहुल गांधी के लिए अगर आपने क्वेश्चन किया है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं, मैं कहूंगा कि निश्चित नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको उसमें न श्रद्धा है न समर्पण है। राजनीति में उनको कोई समर्पण है ही नहीं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। उसका कारण जैसे मैंने बताया, सूर्य फेम नहीं देगा, और फेम नहीं देगा जब आपको 2-4 बार ऐसी अभी चीजें। जो लोग देखेंगे, पॉडकास्ट देख रहे होंगे, हाँ, वो कहेंगे कि आपको बीजेपी ने कहीं ना कहीं से, हाँ, नहीं, बीजेपी ने बीजेपी से लाभ मिल रहा है। नहीं, नहीं, बीजेपी से मुझे क्या लाभ मिलेगा? मैं तो यूएस में रहने वाला आदमी हूँ, तो मुझे तो कोई लाभ नहीं है। लेकिन ज्योतिष गणना जो कहती है, हम लोग ज्योतिष की बात कर रहे हैं, हम लोग धर्म से रिलेटेड बात कर रहे हैं, हम लोग किसी पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे क्लियर कट बात करनी चाहिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं पॉलिटिशियन तो हूं नहीं कि मैं उनको भी पॉलिश कर लूं, उनको भी पॉलिश कर लूं, वो संभव नहीं है। सच्चाई, अगर आपने क्वेश्चन किया है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं, तो मैं तो बोल रहा हूं कि नहीं बनेंगे, क्योंकि ये सच्चाई है। मुझे उनसे कुछ लेना देना, वो बनेंगे भी तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, और नहीं राहुल गांधी नहीं तो कौन? ऐसा आप किसकी कुंडली में देखते हैं ये योग? आने वाला समय मुझे जो समझ में आ रहा है, अलायंस की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अलायंस में, हाँ, अब अलायंस में इस पर मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन है, क्योंकि 2 चीजें होती है। जब चेहरा सामने आता है तब हम लोग उस पर रिसर्च करते हैं। अगर प्रियंका गांधी, संभव नहीं है, नहीं संभव, नो, संभव नहीं है, उनमें क्योंकि इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं लोग। यही गलती हुई थी। अगर ये चीजें ध्यान होगा, जब उनको पहली बार उत्तर प्रदेश में लाया गया था, तो ये कहा गया था कि अब देश की राजनीति प्रियंका गांधी बदल देंगी। वो सबसे बड़ी कांग्रेस की गलती थी, सबसे बड़ी गलती थी। आप समय का प्रतीक्षा करिए। कांग्रेस के लीडरशिप में सबसे बड़ी कमी इस समय आ गई है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम डिसीजन क्या लें। वो छवि जैसे उनको, अगर प्रियंका गांधी को, जैसे अभी उनकी दशा, अगर वो उनकी कुंडली की बात करें, इस समय जो दशा चल रही है, अगर वही 2028 के बाद उनको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है जैसे उस समय किया गया था, निश्चित असर पड़ता। अच्छा। क्योंकि प्लैनेट एक समय लेके आता है आपके लिए, एक ऐसा टाइम लेके आता है जहां पर इस टाइम पर अगर आपने सही डिसीजन ले लिया तो आप सफल हो गए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 9 प्लैनेट की दशा है, महादशा है, राइट। हर व्यक्ति के अंदर राजयोग है, हर व्यक्ति के अंदर रंग योग है। आप समझ के चलिए, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो गुण है। कुछ प्रारब्ध होते हैं और कुछ हमारे दैनिक कर्म होते हैं, तभी तो हम सफल हैं। लेकिन हमें डिसीजन कहाँ लेना है, कब डिसीजन लेना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो सही टाइम पे डिसीजन ले लिया वही सफल होता है। तो उनको प्रेजेंट उस समय करके वो सबसे बड़ी गलती थी, छवि धूमिल हो गई। शायद जैसे मैंने बताया, प्राइम मिनिस्टर मोदी के कुंडली में जो राहु चेंज कर रहा है, उस समय लाया जाता और तब प्रेजेंट किया जाता। अब मैं राजनीतिक सलाहकार नहीं हूं, हाँ। लेकिन जो ग्रह दशा में उस समय देख रहा हूं, हाँ। क्योंकि अब वो छवि नहीं रही, वो टाइम नहीं रहा, वो ग्रह का वो परिवर्तन वो नहीं दिखा, क्योंकि उसका जो प्रभाव दिखना था तभी दिखना था। अब वो प्रभाव नहीं है। वो डिग्री, जैसे मैंने बोला था बिगिनिंग में कि डिग्री जो चीजें वो कम हो गई हैं, हाँ। तो डिग्री जब कम हो जाएगी तो अब आप उसको बार बार रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई उसका असर नहीं दिख रहा है। तो वो समय बताएगा कि किसको आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, चाहे अलायंस है, किसको प्रेजेंट, फिर हम लोग उस पर रिसर्च करेंगे कि भाई इनकी कुंडली में है भी या नहीं। लेकिन प्रियंका की बात है तो मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कांग्रेस दोबारा से राइज कर पाएगी? समय लगेगा, समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। बहुत, फिर भी कितना अनुमानित तौर पर अगर बताएं? मुझे लगता है कि अभी 10-15 साल से पहले कुछ भी कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है। 10-15 साल, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मेरा। एक के बाद एक आप बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं, दिए जा रहे हैं। हाँ, हम बोले जा रहे हैं इस पे 10-15 साल लगेगा, समय लगेगा उसमें। क्योंकि इसका कारण है, इन लोगों को एक तो क्योंकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की जो कुंडली है उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो दिख नहीं रहा है उस तरह का कि ये लोग कुंडली में, चाहे ज्योतिष के गणना के अनुसार राजयोग इनके कुंडली में है। और आप बार बार जब हमारे व्यवहार में नहीं दिख रहा है, कर्म में नहीं दिख रहा है, हमारे भाग्य में नहीं दिख रहा है, प्रारब्ध इसके लिए ठीक है कि मैं इस कुल में मैं आ गया, लेकिन हमारे कर्म में वो नहीं दिख रहा है, तो बार बार मैं कितना बार रिपीट करूंगा, कितने बार मैं लाऊंगा। तो प्लैनेट भी असर तभी पॉजिटिव, तभी देखिए आप ध्यान से देखिए, कभी लोग बोलते हैं, मैंने बहुत ज्योतिषियों के बारे में से जब मैं चर्चा करता हूँ तो
जुपिटर की, बृहस्पति की जब दशा, तो बृहस्पति का नेचर सात्विक है, सात्विक नेचर है क्योंकि गुरु है। गुरु। अच्छा, किसी की कुंडली में बृहस्पति की दशा चल रही हो हम्म। और वो व्यक्ति मदिरा पान कर रहा हो, मांस खा रहा हो, जितने भी गलत कार्य हैं इस अर्थ पर वो सब कर रहा हो, तो आप विचार करिए, बृहस्पति की जो महादशा है 16 साल की, उसको राजयोग बनाने वाला हो, बहुत बढ़िया करने वाला हो, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं हो, आपको लगता है वो सफल होगा? क्योंकि नेचर के अगेंस्ट काम कर रहा है वो। तो जब नेचर के अगेंस्ट आप काम करते हैं, वो सब असफलता नहीं मिलती है आपको। इसीलिए जो कांग्रेस की जो टीम है इस समय, उस जो भी काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं वो प्लैनेट के अनुकूल नहीं हो रहा है। हम बार बार एक व्यक्ति को प्रेजेंट करके सफलता नहीं ले सकते, हमें अपने फेस को चेंज करना होगा। क्या? क्योंकि हमें लगता है कि शुरू से आज लगभग 60 वर्षों से हम कांग्रेस को भारत में देखते आ रहे हैं, गांधी फैमिली को देखते आ रहे हैं, तो लगता है कि शायद इनको प्रेजेंट करेंगे तो सफल हो जाएंगे, लेकिन अब समय बदल गया है। आप ध्यान से देखिए, पहले एक चैनल होता था टीवी पे या छोटे से रेडियो पे, जो बोल दिए लोग सुन लेता था। आज तो हर किसी के हाथ में फ़ोन है, सब लोग देख रहा है कि क्या हो रहा है। तो मैं इस दृष्टि से भी बात करूं तो गांव के एक एक कतार में व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक बच्चा भी ये देख रहा है कि क्या हो रहा है। तो लोगों को अब समझ है। पहले गांव में एक सरपंच होता था और वो बोल देता था कि चाहे धनवान व्यक्ति होता, बोल देता पूरे गांव को, हाँ इसको वोट देना है। तो कभी भी गांव वाले नहीं पूछते थे कि हम लोग ठीक जगह दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं वोट, कोई फर्क नहीं पड़ता था। कांग्रेस का जीतने का सबसे बड़ा कारण यही था। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी तो सबसे बड़ा अच्छा काम तो यही किया, आते ही सबसे पहले इंटरनेट को उन्होंने सस्ता कर दिया कि लोगों के हाथ तक इंटरनेट पहुंच गया। और आप उसके बाद देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आया है। सोशल मीडिया, सबसे बड़ा काम तो सोशल मीडिया पे हुआ है। तो इन चीजों का भी फर्क पड़ता है। सोशल मीडिया शुक्र है। अच्छा। और राहुल गांधी का शुक्र कमजोर है। अच्छा। अभी मैंने बोला ना, बुध कमजोर है, शुक्र कमजोर है, उनका सूर्य कमजोर है। मैंने किसी का कोई बोल रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, सोशल मीडिया को राहु बता रहे थे। नहीं, राहु नहीं है, शुक्र है। सोशल मीडिया सब वाणी है। एक जगह लिखा गया है, इदम मृतम मधु, वेद में लिखा गया है कैसे हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। सोशल मीडिया पूरी वाणी है। आप क्या बोलते हैं? सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया है, एआई जो छा रहा है अब दुनिया जी, तो एआई का रोजगार पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि युवाओं की नौकरी कह रहे खतरे में, आने वाले भविष्य में एआई किस तरीके का प्रभाव अपनी छाप छोड़ने वाला है? जब कंप्यूटर आया होगा, सबने बोला कंप्यूटर आएगा तो नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। ये पता होगा आपको। किसी भी चीज को आने से किसी चीज का नुकसान नहीं होता, शाश्वत सत्य है ये। मैं कहूंगा कि उसका बेनिफिट होता है। तो जितना भी आप आधुनिकता के तरफ जाते हैं, अभी नहीं, अभी यहाँ दो प्रश्न, एक आधुनिकता हो गया, एक आध्यात्मिकता हो गई, राइट। तो मुझे अब आपका क्वेश्चन अध्यात्म से है कि आधुनिकता से? पहले क्लियर करिए, फिर मैं बात करूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग मान रहे हैं आने वाले भविष्य में रोजगार जो ह्यूमन से लिया जाता है, मानव से लिया जाता है, वो नहीं बचेगा, सब कुछ एआई कर डालेगा, सब टेक्नोलॉजी खा जाएगी। एआई को कौन क्रिएट करेगा? ह्यूमन। गुड, अब आप ठीक ट्रैक पे हैं, आंसर आप दे रहे हैं। क्योंकि एआई को क्रिएट करने वाला भी, आज हम देख रहे हैं कि मुझे एक अनुभव, मेरी बेटी है और उसका एक फ्रेंड है, अभी मात्र 20 साल की होगी, वो एआई कर रही है और एआई के लिए 20-22 साल के लड़की को $10,000 के लिए जॉब ऑफर है। तो एआई क्रिएट करने वाला भी तो कोई मनुष्य ही तो है। तो जो लोगों की सोच है, एजुकेशन का प्रोसेस जो होगा वो बदल जाएगा। तो एजुकेशन जो प्रोसेस, एक समय था आईटी में, कंप्यूटर साइंस में, पहले लोग इस चीज को पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जब देखे कि नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहिए, आईटी में जाना चाहिए, देखिए जॉब क्रिएट हुआ। उससे क्या नुकसान हुआ? किसी का नहीं हुआ। इसी तरह एआई में भी वही स्थिति होगी, जब, क्योंकि लोगों की सोच में परिवर्तन आ जाएगी, एजुकेशन का दृष्टि बदल जाएगा। तो
तो एजुकेशन का दृष्टि बदला, क्योंकि जो भी दुनिया में क्रिएट हो रहा है उसको क्रिएट करने वाला कोई व्यक्ति है। तो जब क्रिएशन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से कि क्रिएट करने वाला तो चाहिए, उसमें एआई में जो काम हो रहा है उसको चलाने के लिए भी तो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। और रिसोर्स जब, क्योंकि सोच बदलेगी, जब सोच बदलेगी तो निश्चित रूप से उसी के अनुकूल काम होगा। तो रोजगार उससे कम नहीं होगा, किसी भी टेक्नोलॉजी से रोजगार कम नहीं होता। मैं कहूँगा किसी भी टेक्नोलॉजी से रोजगार बढ़ता है, बढ़ता है। तभी तो अमेरिका आगे है जी। कारण क्या है? अमेरिका में देखिए, हम देखते हैं वहां पर लगभग काम ऑटो पायलट पे है, लगभग काम चीजें है, लेकिन फिर भी वहां काम है। क्यों काम है? रोजगार की कमी नहीं है। क्यों है? क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजी के बढ़ने से रोजगार कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी को बनाने वाला ही तो कोई मनुष्य ही तो है। तो उसको हम क्यों नहीं सोचते हैं? उसको बनाने के लिए कितने बड़ा रिसोर्स चाहिए, वो रिसोर्स में मनुष्य तो काम करेगा, फाइनेंस काम करेगा, रिसोर्स काम करेगा, तभी तो प्रेजेंट करेंगे। हम और आप बैठे हुए हैं, बैठने के लिए जितना भी हमारे पास सिस्टम लगे हुए हैं, इसको बनाने वाला तो कोई होगा। तो टेक्नोलॉजी यूज करने के कारण इसका मतलब नहीं है कि जो बनाना था उसकी वैल्यू खत्म हो गई और कुछ नया करेगा वो, तो उससे रोजगार में कमी नहीं आएगी। तो ये प्रश्न ही अगर समझ से करा जाए तो एआई के आने से रोजगार बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला है। लोग घबरा रहे हैं नहीं होना, घबराना नहीं चाहिए। इससे कोई नुकसान किसी का नहीं होगा कभी भी। कि मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी भी टेक्नोलॉजी के आने से किसी का नुकसान नहीं होता। भारत की सभ्यता को आज से 50 मतलब अगर 100 साल पहले चले जाइए, 500 साल पहले चले जाइए, भारत की सभ्यता पूरी एक बैल पर निर्भर था। मतलब बैल से खेती होनी है, गाय से ही खेती होनी है। आप ध्यान से समझिए, युग परिवर्तन आया। पहले वहां पर एक खेती करने के लिए हजारों लेबर की आवश्यकता होती थी। आज एक खेती करने के लिए 2 लोग काफी होते हैं, क्योंकि मशीनें आ गई। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो बाकी लोग बेरोजगार हो गए, ऐसा तो संभव नहीं था। तो जो भी टेक्नोलॉजी आती है उससे हमारे जीवन में कुछ नया सोचने की शक्ति, एनर्जी आती है, और कुछ नया करने की एनर्जी आती है। क्योंकि आप कोई भी नया चीज नहीं करेंगे, तभी तो मैं बार बार लोगों को कहा करता हूं कि जिस दिन व्यक्ति की सोच बंद हो जाएगी, आकांक्षा बंद हो जाएगी, उसकी तरक्की रुक जाएगी। तो आपने जो क्वेश्चन किया एआई से रोजगार, तो रोजगार उसी का जाएगा जिसकी सोच रोक दिया, उसको कुछ करना ही नहीं चाहता। और मैं बार बार लोगों को एक बात और समझाता हूं, मेरे दृष्टि में 50-70 साल का आदमी अगर वो फ्यूचर के बारे में बात करता है तो 22 साल का आदमी है। और मेरे दृष्टि में अगर कोई 22 साल का आदमी पास्ट की बात करता है तो मेरे दृष्टि में वो 70 साल का बूढ़ा है। तो फ्यूचर ओरिएंटेड माइंड व्यक्ति को होना चाहिए। तो एआई फ्यूचर ओरिएंटेड माइंड के लिए, कुछ क्रिएशन के लिए है। तो जब भी आप क्रिएशन करेंगे, आप देखते हैं अक्सर आप कोई बूढ़े व्यक्ति से जब आप बात करेंगे तो जानते हैं क्या बात करेगा आपसे? मैं जब इतने साल का था तो ऐसा करता था, वैसा करता था। ध्यान से सुनिए, मतलब उसके पास फ्यूचर में अब कुछ दिख नहीं रहा है। और जो वो उम्र में भी आकर के वो फ्यूचर के बारे में अगर बात कर रहा है तो मेरे दृष्टि में वही अंग। कुल मिलाकर बड़ा परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और बात है, मैं कई ज्योतिष को देखती हूँ, कई तरह के उपाय बताते हैं। एक बेलीफ वाला उपाय बताते हैं, बेलीफ पर आप अपनी विश लिख दीजिए और उसको जला दीजिए, तो विश पूरी हो जाएगी। ये कितना सत्य है, कितना असरकारक है? 2 दृष्टि इस पर मैं बात करूंगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उससे अच्छा कुछ कर रहे हैं, पहली बात हो गई। लेकिन कुछ करने का मतलब नहीं कि हम कुछ भी करें। समझ में आ रहा? आजकल सभ्यता ऐसी आ गई है कि हर व्यक्ति कोई ना कोई, जैसे रील में आ गया, ये कर लीजिए, वो करिए। ऐसे लोग हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं और बोलते हैं कि मैंने ये रील देखा है, क्या ये करें हम लोग उपाय? बोले कहाँ देखा? बोले वो टिकटॉक पे आया, चाहे इस पर आया, कहीं से भी लोग देखते हैं। देखिए, 2 चीजें होती हैं, मंत्र शक्ति और कर्म शक्ति। ये 2 चीज होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। तो मंत्र शक्ति जब कर्म शक्ति क्या है? इम्प्लीमेंट है। मान लीजिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़े हमारे पास कोई व्यक्ति आता है और बोलता है कि मेरे नींद आ रही है, आलस ही आलस आ रहा है, मैं क्या करूं? आलस का नेचर भी शनि का ही है। अच्छा, हाँ, वो भी आलस का नेचर है। तो वो कहता है तो मैं क्या करूं? तो मैं उसको यही कहूंगा ना कि ऐसा करो
और दिन तो नहीं, लेकिन शनिवार को उठो, समय से मंदिर जाओ। तो वहां तक वो पहुंचा, तो इसका मतलब एक दिन के लिए उसने अपने आलस को छोड़ा, चाहे वो विश्वास में छोड़ा या अंधविश्वास में छोड़ा, छोड़ा तो सही, छोड़ा। और उसी एक दिन के आलस छोड़ने से दूसरे दिन उसमें कहीं जागरूकता आ गई कि अरे मैं अगर कल उठ सकता था समय से तो आज क्यों नहीं। तो इसके बारे में जो लोग टोटके, जिसको टोटका आप कहिए, टोटके जो बताते हैं कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए, उसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि उससे बेनिफिट है, लेकिन हमारे जीवन की शैली बदल जाती है, जीवन जीने की शैली बदल जाती है। अच्छा, जीवन जीने की शैली जैसे युवाओं की काफी ज्यादा बदली हुई है। आज के इस पॉडकास्ट में जाते जाते युवाओं के लिए क्या आप बड़ा मैसेज देना चाहेंगे ज्योतिष के साथ? बहुत बढ़िया। अच्छा, आप एक बात देखिए, युवाओं के लिए आप मंदिर में आज से 20 साल पहले चले जाइए, थोड़ा जाके देखिए, युवा खड़े नहीं होते थे लाइन में। और आज तीर्थों में चले जाइए, सबसे ज्यादा युवा है। यस, जब आप आज जीवन की दिशा और दशा अगर बदलनी हो किसी भी युवा के लिए, तो सिर्फ कर्म की आवश्यकता नहीं है, कर्म के साथ उसको धर्म की आवश्यकता है। और धर्म का अर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। धर्म का अर्थ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मेरा नहीं है, धर्म एक ही है, उसका है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे पति का पत्नी के लिए, पत्नी का पति के लिए, पिता का पुत्र के लिए, जो जिम्मेदारियां हैं हमारे व्यापार में, व्यापारी का व्यापार के लिए जो जिम्मेदारियां हैं, अगर उस ठीक से निर्वाह कर रहा है तो धर्म कर रहा है, राइट। इसी तरह हमारा भी एक और, उसमें एक और आध्यात्मिक धर्म के साथ एक परम धर्म जुड़ जाता है। तो धर्म वो है जो हमारा सांसारिक संबंध है, उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से निर्वाह कर रहे हैं तो धर्म कर रहे हैं, और उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब कर्म कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों से उठ के एक परम धर्म है जो हम लोग अध्यात्म कहते हैं। तो नई युवा पीढ़ी के लिए मैं ये कहूँगा कि धर्म और कर्म दोनों करिए, लेकिन उसके साथ साथ परम धर्म को मत भूलिए। और परम धर्म को अगर आप नहीं भूलते हैं तो आपका धर्म, क्योंकि आपको परम धर्म से धर्म करने की शक्ति मिलती है। क्योंकि आपको एक कपल्स को देखिए, दोनों को क्या जिम्मेदारी है, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के ऊपर अंकुश करना जिम्मेदारी नहीं है कि हम अंकुश कर लें, हमारे अनुकूल चल ले। हमारे सभ्यता में ज्यादा है ना कि हाँ तुम हमारे अनुकूल चलो। तो अगर परम धर्म का असर होगा तो अंकुश आप नहीं करेंगे। तो नई युवा पीढ़ी के लिए, तभी तो आज देखिए आज समाज में कितना बड़ा बदलाव आ गया है, प्रेम शून्य हो गया है और कंडीशन ज्यादा हो गए हैं, कंडीशन ज्यादा हो गए हैं। तो अब युवा पीढ़ी अगर आज के युग में 3 काम कर ले, कर्म करे, धर्म करे और परम धर्म करे, ये 3 काम कर ले, वो कभी भी सफल रहेगा। वो घर में भी सफल है, व्यापार में भी सफल है और धर्म भगवान के प्रति भी सफल है। तो युवा पीढ़ी के लिए मैं यही कहूँगा कि तीनों कार्य करे। वो कभी परम धर्म को मत भूले, धर्म को मत भूले। धर्म का अर्थ मैंने किसी रिलीजियस से नहीं किया है, धर्म का अर्थ अभी मैंने बताया, कोई रिलीजन नहीं है, वो कोई संप्रदाय नहीं है। धर्म का अर्थ जिम्मेदारी है, जो आप जिम्मेदारी जो आपको मिली है उसे पूर्ण तरीके से अगर आप निर्वाह कर रहे हैं, वही आपका धर्म है और वही करेंगे तो आप सफल होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे धर्मगुरु डॉक्टर संजय आर शास्त्री, जिनको आपने सुना, जिन्होंने न सिर्फ राजनीति की बातें की, एआई से लेकर उन्होंने विश्व पटल पर अमेरिका क्या सोच रहा है, भारत क्या वाकई में विकसित राष्ट्र बनेगा, इस पर उन्होंने बड़े दावे किए हैं। और उम्मीद करते हैं आज का हमारा पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आज के पॉडकास्ट को लेकर आपको कोई भी बात कहनी है तो आपके लिए ये कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मुझे सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ को बढ़ाना है।